इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 की पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। इसमें आप देखेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य क्या थे, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के बारे में जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जानेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ। एक ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्रीय योजना संगठन एक समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों और नीतियों का निर्धारण करता है। अर्थशास्त्री एच लेवी के द्वारा परिभाषा दी गई है आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य उत्पादन अथवा वितरण दोनों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखकर मांग की पूर्ति में संतुलन रखना है। ये परिभाषा अर्थशास्त्री एच लेवी के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर हेयक के द्वारा आर्थिक नियोजन की परिभाषा दी गई है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादन क्रियाओं का निर्देशन है। ये परिभाषा आर्थिक नियोजन की प्रोफेसर हेयक द्वारा दी गई है। इसी तरह भारतीय योजना आयोग के द्वारा आर्थिक नियोजन की परिभाषा दी गई है। नियोजन अनिवार्य रूप से परिभाषित सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों के अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए संगठित और उपयोग करने की एक प्रणाली है। नियोजन की अवधारणा के दो प्रमुख अंग हैं। पहला, लक्ष्यों के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ और दूसरा, उपलब्ध साधनों और अनुकूलतम आवंटन के संबंध में ज्ञान। तो इस तरह से ये परिभाषा भारतीय योजना आयोग या इंडियन प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो यहाँ पर नियोजन की अवधारणा के दो मुख्य अंग हैं। फिर है भारत में आर्थिक नियोजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। आयोग ने स्थापना के 15 महीने के बाद जुलाई सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी थी। ये आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग बनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे हमारे वहाँ जो पहली योजना चली थी पंचवर्षीय योजना, उसके जो अध्यक्ष थे वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब भारत की विभिन्न पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं की क्रियान्वयन अवधि, कौन सी योजना कब से कब तक चली, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और ये 31 मार्च 1956 तक चली। तो 5 वर्षीय योजना है, इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसी तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 इसका क्रियान्वयन समय है। तीसरी योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इसके बाद देश में कुछ जो आर्थिक परेशानियां आ गई थी, उस समय अकाल पड़ गया था, इसलिए पंचवर्षीय योजना न चलाकर 3 एक वर्षीय योजना चलाई गई। ये 3 एक वर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चली थी। तो इस तरह से ये बीच में पंचवर्षीय योजना न लागू करके 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। इसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसी तरह सातवीं पंचवर्षीय योजना तक सीधे चलती रही। इसके बाद 2 एक वर्षीय योजनाएं आई। ये 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक चली। योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री को आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाया गया, परंतु साधारणतया कामकाज एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता था। योजना आयोग के कार्य। इसका मुख्य कार्य देश की भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधन का अनुमान लगाना। दूसरा, योजना आयोग का मुख्य कार्य आर्थिक विकास में बाधक परिस्थितियों व कारणों को दूर करना। तीसरा,
राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग की योजना तैयार करना। चौथा, योजना आयोग का कार्य योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना और प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। पांचवा, जो मुख्य कार्य है योजना आयोग का, योजना के प्रत्येक चरण की प्रगति की समीक्षा करना और सुझाव हेतु सुझाव देना। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके, और इसका कामकाज अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा देखा जाता है। तो इस तरह से इसका गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था और पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। नीति आयोग NITI या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा यह आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार के बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका भी निभा रहा है। यह आयोग केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह भी देगा। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सलाह देने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को इसकी अधिशासी परिषद में शामिल किया गया है। इस प्रकार नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको कहते हैं। योजना आयोग की स्थापना करने के बाद ये अनुभव किया गया कि विविध राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच एक तालमेल एजेंसी स्थापित की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो मुख्य कार्य थे इसमें पहला था योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना के प्रारूप का अध्ययन करके उसे अंतिम रूप देना और उसे स्वीकृति प्रदान करना। भारतीय नियोजन के लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्य योजना विशिष्ट होते हैं जबकि दीर्घकालीन लक्ष्य सभी योजनाओं के लिए समान होते हैं। इस तरह नियोजन के उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं जबकि योजना विशेष के उद्देश्य अल्पकालीन और योजनावार होते हैं। वास्तव में अल्पकालीन लक्ष्य ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से नियोजन के कार्यक्रम को आरंभ किया गया था और बड़े रूप में लक्ष्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दीर्घकालीन लक्ष्य और दूसरा अल्पकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य सबसे पहला है आर्थिक वृद्धि की दर। औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अविकसित पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। देश में सामान्य रहन सहन का स्तर बहुत निम्न था, इसलिए राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ावा देना देश में सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय को निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। इसी निर्देशक सिद्धांत के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भारतीय नियोजन में एक दीर्घकालीन उद्देश्य के रूप में अपनाया गया है।
तीसरा दीर्घकालीन लक्ष्य है आधुनिकीकरण। अर्थव्यवस्था में सतत विकास के लिए आधुनिकीकरण का लक्ष्य भारतीय नियोजन का एक दीर्घकालीन उद्देश्य रहा है। आधुनिकीकरण का अभिप्राय नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करना है। इसी तरह से दीर्घकालीन लक्ष्य का चौथा जो मेन पॉइंट है इसका, यह है पूर्ण रोजगार। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और अदृश्य बेरोजगारी को दूर करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह से गरीबी उन्मूलन। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय का जो है ये ज़्यादा ऊपर बढ़े या उसमें बढ़ोतरी हो। इसी तरह से आत्मनिर्भरता है अगला जो इसका दीर्घकालीन लक्ष्य है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से आत्मनिर्भरता को भारतीय नियोजन योजना प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना का अल्पकालीन उद्देश्य, पहला है इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा उत्पादन आय और धन वितरण की असमानता को दूर करना। ये पहली पंचवर्षीय योजना के अल्पकालीन उद्देश्य हैं। मुख्य इसमें जोर दिया गया वह है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का। इसी तरह से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का अल्पकालीन उद्देश्य है, पहला तो इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, दूसरा भारी उद्योगों की स्थापना। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ उद्योगों की कमी थी, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने के जो उपाय किए गए थे। इसी तरह से जो बीच में पंचवर्षीय योजनाएं आई, इनके सबके अलग अलग अल्पकालीन उद्देश्य थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अल्पकालीन उद्देश्य हैं, पहला निर्धनता अनुपात में कमी करना, दूसरा गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार अवसरों का सृजन, तीसरा ऊंची विकास दर को प्राप्त करके स्थिरता के साथ बनाए रखना। गैर कृषि क्षेत्र का मतलब जो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, जो उद्योग स्थापित किए गए हैं या दूसरे तरह के जो उद्योग हैं उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। नीति आयोग के गठन के साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं। नीति आयोग ने 15 साल का लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। सरकार की प्लानिंग है कि इन 15 साल में हर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी, पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ व साफ रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सबको मिलेगी। रेमेडियल क्लासेस पर जोर दिया गया। रेमेडियल क्लासेस का मतलब है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग क्लासेस का जोर दिया गया, जिससे कि उन बच्चों को ध्यान दिया जाए और कमज़ोर बच्चे आगे बढ़ सकें। भारतीय पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें पहला है व्यापक विकास दृष्टिकोण। इसका मतलब है योजनाओं में विकास का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके अंतर्गत देश में पूंजी निवेश बढ़ाने के साथ साथ देश के संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना भी स्वीकार किया गया। दूसरा प्रजातंत्रात्मक। भारतीय योजनाएं प्रजातंत्रात्मक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है, इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तीसरा है विकेंद्रीकृत योजना। विकेंद्रीकृत योजना में नियोजन नीचे से होता है। भारत में योजनाएं ब्लॉक स्तर से बनाकर एकीकृत की जाती हैं। चौथा है संचालित यंत्र। भारतीय योजनाएं केंद्रीय योजना अधिकारी द्वारा निर्देशित होती थी। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के मध्य उचित तालमेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। पांचवा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। छठा है केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का सह अस्तित्व। दोनों योजनाएं जो हैं ये साथ साथ चलती हैं, तो इसलिए इनका सह अस्तित्व है।
सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। सन 1991 से पहले आर्थिक नीतियों की विशेषता निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देने की थी, किंतु 90 के दशक में आर्थिक सुधारों तथा एलपीजी नीतियों को अपनाए जाने के बाद देश में निजी क्षेत्र को वरीयता प्रदान की गई। इसी तरह से अगला है संकेतात्मक नियोजन। समाजवादी देशों की योजनाओं की भांति भारतीय योजनाओं में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई बाध्यता नहीं पाई जाती। भारतीय नियोजन की उपलब्धियां। देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। कृषि का बहुआयामी विकास हुआ है। देश में आधारिक संरचना में वृद्धि हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। देश में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र मजबूत हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चिकित्सालय खुले हैं, बहुत ज़्यादा चिकित्सकों की भर्ती हुई है। देश में पूंजी निर्माण की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण अधिक होने से नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। भारतीय नियोजन की विफलताएं। पिछले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुछ प्रगति हुई है वो अपर्याप्त है। तो जो उसकी विफलताएं हैं, इसमें सबसे पहला है क्षेत्रीय असंतुलन। देश में नियोजन प्रक्रिया के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। कुछ राज्य बहुत अधिक विकसित हुए हैं, किंतु कुछ राज्य इतने सालों के बाद भी, स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी पिछड़े हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में धीमी प्रगति। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की तीव्र गति से बढ़ाना है। यद्यपि योजना काल में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि की दर बहुत धीमी रही है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन का दूसरा मुख्य उद्देश्य देश की बढ़ती हुई श्रम शक्ति को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी बेरोजगारी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। आर्थिक अस्थिरता। नियोजन का एक अन्य उद्देश्य स्थिरता के साथ साथ विकास करना है, किंतु कीमतों के उच्चावचनों को रोकने में भारतीय नियोजन असफल हुआ है। कृषि क्षेत्र में असफलता मिली है। यद्यपि जो नियोजन काल में कृषि क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है, लेकिन कुछ समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। एक तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, हरित क्रांति से सभी कृषि फसलों की उत्पादकता में समान वृद्धि नहीं हुई है। विदेशी सहायता पर निर्भर है। भारतीय आर्थिक नियोजन की विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता रही है। समय समय पर विदेशी सहायता रोक लिए जाने से देश के आर्थिक नियोजन में गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके फलस्वरूप कुछ योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। इसी तरह से आधारिक संरचना का अभी भी अपर्याप्त विकास हुआ है। आधारिक संरचना का मतलब हो गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से यहाँ पर अभी भी विकसित नहीं है। यातायात की सुविधा नहीं है, विद्युत नहीं है, सब जगह सड़कें की सुविधाएं नहीं हैं। योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जो भारत में आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि की दर है। जनसंख्या वृद्धि दर होने के इतनी ज़्यादा है कि उससे जो योजनाएं बनती हैं वो सब असफल हो जाती हैं। केंद्र और राज्य में अच्छे संबंध। इसी तरह से बचत व विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बचत और विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो उससे पूंजी निर्माण अधिक होगा, निवेश अधिक होगा। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली। देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक के स्थान पर व्यवहारिक एवं कार्यप्रधान बनाई जानी चाहिए, ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। उद्योगों में समन्वय। योजनाओं की सफलता के लिए पूंजी प्रधान एवं उपभोग प्रधान उद्योगों में समन्वय होना चाहिए। ऐसे समन्वय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाता है। प्रशासन का शुद्धिकरण, मतलब
योजनाओं का संचालन एवं कार्यान्वयन प्रशासन के हाथ में होता है, अतः योजनाओं के लाभों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए भ्रष्ट प्रशासन को समाप्त करना आवश्यक होता है। इसी तरह से दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रमों में संतुलन होना चाहिए। मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए, बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय होना चाहिए। योजनाओं की असफलता का एक कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समन्वय का अभाव है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक और सहयोगी होने चाहिए, तभी योजनाओं का लाभ भारत को मिलेगा। व्यापक जन सहयोग। कोई भी योजना बिना जन सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। योजनाओं को सफल बनाने